तो श्रद्धा की मौत के बाद से हड़कंप है और उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। आज तक को श्रद्धा का वो खत मिला, वो लेटर मिला है जो 2020 में श्रद्धा ने पुलिस को लिखा था। और इस खत में श्रद्धा ने आफताब से अपनी जान को खतरे की बात कही थी। जी हां, इस लेटर में, इस खत में श्रद्धा ने पुलिस को यह भी बताया कि आफताब जान से मारकर टुकड़े करने की धमकियां दे रहा है। और उसके बाद आफताब ने वो कर दिया, 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा के। अब जगह जगह श्रद्धा के शरीर के अंगों को पुलिस तलाश रही है, लेकिन साल 2020 का वो लेटर आज तक के पास है। ये वो चिट्ठी आपके सामने हमने रख दी है जो श्रद्धा ने उस वक्त पुलिस को लिखी थी और इसमें अपनी जान को खतरा बताया था। और वही जो धमकियां आफताब श्रद्धा को देता था, उस धमकी का उल्लेख इस पत्र में, इस चिट्ठी में है, जिसमें श्रद्धा ने लिखा है कि आफताब जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकियां दे रहा है। तो श्रद्धा को आफताब से पहले से ही डर था, साल 2020 में डर था, लेकिन उसने 16 मई को 2022 को उसका कत्ल कर दिया, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। दिव्येश, जो नया लेटर आया है जो साल 2020 में बताया जा रहा है कि पुलिस को लिखा गया था, श्रद्धा ने क्या क्या बातें इसमें लिखी हैं? जी, आपको बता दें कि 23 नवंबर 2020 को, जैसे कि हमने पहले भी खबर में बताया था कि 23 नवंबर को तुलिंज पुलिस स्टेशन वसई ईस्ट में श्रद्धा अपने कुछ दोस्तों के साथ जाकर आफताब के खिलाफ उसने कंप्लेन लिखवाई थी। ये जो लेटर है, ये लेटर उसी कंप्लेन के बारे में कहता है और यही बता रहा है कि किस तरीके से प्रताड़ित किया करता था आफताब श्रद्धा को, और वो ये धमकी भी दिया करता था कि मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। श्रद्धा ने ये भी कहा है इस पत्र में कि वो दोनों शादी करना चाहते थे और आफताब के माता पिता से परमिशन मिली हुई थी उन्हें, पर ये भी साफ कह रही है कि अगर उसे कोई भी खतरा है तो वो आफताब से है। और बार बार आफताब ये धमकी देता है कि वो जान से मार देगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और 23 ये खत जो है, ये जो लेटर है, कंप्लेंट एप्लीकेशन है, ये 23 नवंबर 2020 की है। उसी समय की है जब श्रद्धा किसी तरीके से बच बचाकर घर से निकली थी और उसके बाद उसने अपने बॉस करण दास दिव्येश, एक चीज आप क्लियर करें, ये बात समझ में नहीं आई थी कि अपने परिवार वालों को छोड़कर श्रद्धा आफताब के साथ जाना तय करती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है कि श्रद्धा पुलिस थाने पहुंच जाती है और इस पूरे प्रकरण के बाद एक बार फिर से वो साथ रहने लगते हैं और फिर आखिरकार आफताब कत्ल कर देता है? जी, आपको बता दें, अभी तक जो स्टेटमेंट लिए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा या वसई पुलिस द्वारा, उन स्टेटमेंट में ये साफ बात कही गई है और बार बार श्रद्धा के दोस्त यही बताते हैं कि जब भी श्रद्धा को इस तरीके से प्रताड़ित करता था आफताब, वो घर से निकल जाती थी और उसके बाद आफताब किसी तरीके से फिर से आकर उसे मना लेता था, माफी मांगा करता था, सुसाइड कर लेने की धमकी दिया करता था। और इसी सब के बाद में श्रद्धा वापस चली जाती थी, उस पर फिर से भरोसा कर लेती थी। आफताब के माता पिता भी इस वक्त सामने आए थे 23 नवंबर 2020 को, जब उसने कंप्लेन की थी, और उस वक्त सामने आकर उन्होंने भी यही कहा था कि एक बार आफताब को माफ कर दें और वो लोग, आफताब अब श्रद्धा के साथ नहीं रहेगा, वो फिर से अपने माँ बाप के पास चला जाएगा। और श्रद्धा ने आगे जो कंप्लेंट है उसे परस्यू नहीं किया था, आगे पुलिस के पास वो फिर से नहीं गई थी और किसी तरीके से आफताब ने श्रद्धा को मना लिया, उसे कन्विंस कर लिया, सुसाइड करने की धमकी भी दी। और इन सारी चीजों को देखते हुए श्रद्धा फिर से वापस चली गई आफताब के पास और बार बार प्रताड़ित होने के बाद भी श्रद्धा बार बार प्रताड़ित किया गया आफताब की तरफ से। पुलिस थाने बकायदा गई, उसके दोस्तों को पता था, लेकिन उसके बाद श्रद्धा ने तय किया कि वो आफताब के साथ रहेगी। श्रद्धा मर्डर केस में आज फिर आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। एक दिन पहले उसने रोहिणी स्थित एफएसएल में भी पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले राउंड में सवालों के जवाब दिए। तकरीबन 15 से 20 सवाल आफताब से किए गए। अब आज एक बार फिर बारी है, रोहिणी में ही सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस की कोशिश है कि आफताब से सच जानकर पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई जा सके। दूसरे राउंड में रोहिणी एफएसएल में आज एक बार फिर से सवालों का सामना करेगा आफताब, सवालों के जवाब देगा। पॉलीग्राफी टेस्ट का राउंड 2 आज एक बार फिर से उससे उस तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि क्या क्या हुआ, कत्ल किया, कैसे कैसे किया, किन किन हथियारों का प्रयोग हुआ, उसके बाद से कहां कहां फेंके गए शरीर के टुकड़े।
जिस हत्याकांड पर देश हैरान है, उसका गुनाहगार अब बोल रहा है। वो बता रहा है कि हत्या क्यों की, कब श्रद्धा को मारा, कैसे मारा और शव के टुकड़ों को कहां ठिकाने लगाया। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस सच जानने में जुटी है। आफताब का पहला राउंड पूरा भी हो चुका है और इस पहले राउंड में आरोपी से सबसे अहम 15 से 20 सवाल दागे गए हैं। वे सवाल जिनके जवाब पुलिस जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस रोहिणी स्थित FSL पहुंची। मास्क लगाए आफताब भी साथ में था। शाम करीब 7:15 बजे सवाल जवाब से पहले के टेस्ट पूरे हुए। फिर चंद मिनटों में ही शुरू हो गया श्रद्धा मर्डर केस पर सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस आफताब से जानना चाहती थी कि 18 मई को तुम्हारे दिन की शुरुआत कैसे हुई? वारदात वाले दिन श्रद्धा से किस बात पर झगड़ा हुआ? ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई? क्या तुमने कोई नशा किया था? श्रद्धा की हत्या कब की? कैसे मारा और हत्या कर हथियार कहां फेंका? शव के टुकड़ों को कब, कैसे और कहां ठिकाने लगाया? हत्या के बारे में क्या कभी किसी को बताया? क्या श्रद्धा की हत्या पर तुम्हें पछतावा है? क्या तुम पहले भी श्रद्धा की मार पिटाई करते थे? सिर समेत श्रद्धा के शव के कई टुकड़े अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन नहीं मिला है, वो हथियार नहीं मिला है जिससे इसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। पुलिस की कोशिश है कि आफताब से पॉलीग्राफी टेस्ट में इन सभी सवालों का सही जवाब निकाला जा सके। रोहिणी FSL में आफताब तकरीबन 3.5 घंटे तक रहा। आज फिर पुलिस आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कर इस अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सवालों का जवाब जानने की कोशिश में है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट आज होना है। हमारे संवाददाता वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जहां पर ये पॉलीग्राफी टेस्ट आज एक बार फिर से शुरू होगा। वरुण, कल के दिन क्या क्या रहा वो बताते हुए आज के दिन क्या क्या रहने वाला, आज किन किन सवालों के सामना करने जो है करेगा आफताब, बताएं। और कितने बजे शुरू होगा आज ये पॉलीग्राफी टेस्ट? देखिए, कल आफताब करीब 6 बजे यहां पर पहुंचा था FSL की लैब में, और यहां पर 6 बजे पहुंचने के बाद जो प्री टेस्ट होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, ECG, हार्ट बीट, हार्ट रेट, ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो चेक किए जाते हैं, और करीब 7 से 10 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको चेक करने के बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दी जाती है। इसके बाद करीब 20 मिनट तक जो है वो एग्जामिन किया जाता है, नॉर्मल बातें की जाती हैं, और करीब 45 मिनट का जो टेस्टिंग और नॉर्मल प्रोसेस होने के बाद ये टेस्ट जब शुरू किया गया तो उस समय उससे करीब 15 से 20 सवालों के जवाब पूछे गए। शुरुआती दौर में पहले से जो 5 सवाल थे वो हत्या की वजह जानने के लिए पूछी गई, और उसके बाद हत्या करने के बाद क्या क्या सबूतों को किस तरीके से निस्तेनाबूद किया, कहां कहां छुपाया, क्या क्या सरकमटेंसेस रहे, उन तमाम सवालों से जुड़े वो चीजें थी इन्वेस्टिगेशन में जो काम आ सकती हैं। तो स्पष्ट तौर पे जो कल प्रोसेस रहा करीब 3.5 घंटे यहां पर आफताब रहा। आज भी कहा यह जा रहा है कि दोपहर के बाद जो है वो आफताब को लाया जाएगा। सेकेंड फेज में भी करीब 35 से ज्यादा ऐसे सवाल होंगे जिनको पूछा जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसमें सवालों का रिपीटेशन ज्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल पहले या दूसरे नंबर पर पूछा गया है तो 10 सवालों के बाद उस सवाल को दोबारा से पूछा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधी आरोपी जो है वो सवालों के जवाबों में मतभेद दे रहा है, या फिर उसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसकी रेज में कहीं ना कहीं अंतर नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो उन सवालों को बार बार रिपीट किया जाता है और उन्हीं सवालों को नार्को में आगे कैरी किया जाता है। तो ये तमाम प्रोसेस रहेगा। जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो आज भी किया जाएगा। आज भी करीब 3 से 4 या 5 घंटे जो है वो आफताब यहीं रहेगा। उसमें करीब 50 से ज्यादा सवालों के जवाब देने होंगे। कल जो 18 सवाल लगभग पूछे गए हैं उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल आज रिपीट किए जाएंगे, और इन तमाम सवालों को जोड़ने के बाद पॉलीग्राफ रिपोर्ट पूरी तैयार की जाएगी और फिर प्रोसेस होगा नार्को का। और क्या माना जाए कि फेज 2 में कंप्लीट हो जाएगा पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके बाद नार्को की तरफ आगे बढ़ेंगे, फेज 3 की तरफ भी जा सकता है? नहीं, देखिए 2 ही फेस में होता है। अमूमन जो होता है अपराधी की प्रवृत्ति क्या है, वो किस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में बिहेव कर रहा है, क्या वो सवालों के जवाब बहुत ही आराम से दे रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं नर्वस है। यही सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट को लंबा करती हैं। अमूमन पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है वो पहले दिन 8 से 10 घंटे तक पूछताछ की जाती है, दूसरे दिन भी इतना ही समय लगता है, लेकिन कल करीब 3.5 घंटे में ये बताया जा रहा है सोर्सेज से कि आफताब नर्वस नहीं था, बहुत ही आराम से बैठकर उसने तसल्ली से जवाब
सवालों के जवाब दिए और जो उसकी रिपोर्ट्स थी वो भी सभी नॉर्मल थी। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, हार्ट बीट नॉर्मल थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज भी जो प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि कल जिन सवालों के जवाब दिए उसके बाद आज जिन सवालों के जवाब देंगे, ऐसे में हो सकता है कि 5 से 6 घंटे के अंतराल में ये प्रोसेस खत्म हो जाए, क्योंकि नार्को भी करना है। इसलिए पॉलीग्राफ के जो सवाल होते हैं उनको नार्को में लगभग कैरी किया जाता है। दोनों की रिपोर्ट्स को तय किया जाता है कि आखिर इन सवालों में क्या कुछ मतभेद है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में जो आफ्ताब ने जवाब दिए वो जवाब और नार्को में जो जवाब आए हैं उसमें कहीं ना कहीं मतभेद है या सेम है, और उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है, जो लगातार दिल्ली पुलिस इन्हीं दोनों रिपोर्टों पर आधार बनाकर आगे काम भी करेगी। थैंक यू सो मच वरुण, आपका इस तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट आज उसका सेकंड फेज शुरू होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको श्रद्धा केस से जुड़ी हुई देते हैं। पुलिस ने श्रद्धा के मैनेजर करण बरार को मुंबई से दिल्ली बुलाया है। श्रद्धा के मैनेजर करण को दिल्ली तलब किया गया है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि मुंबई पहुंचे दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां पर वसई में करण से पूछताछ की थी। करण से पहले पूछताछ हो चुकी है एक बार, लेकिन अब दिल्ली बुलाया गया है करण को। अब करण को दिल्ली बुलाकर जानकारी जुटाने की तैयारी में है। साल 2020 में करण ने जख्मी श्रद्धा को मदद भी की थी। साल 2020 वो समय था जब बाकायदा पुलिस के पास श्रद्धा गई थी, अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। तब भी कहा था कि टुकड़ों टुकड़ों काट देने की धमकी देता है। तब मदद मांगी थी श्रद्धा ने करण से, जो कि मैनेजर हैं श्रद्धा के। जांच अधिकारी ने अब करण को दिल्ली बुला लिया है, तो करण अब दिल्ली आएंगे। दिल्ली में उनसे पूछताछ श्रद्धा के मैनेजर ने करण। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। तो करण से कुछ दिन पहले मुंबई में पूछताछ हो चुकी है। तब पूछताछ के बाद करण ने क्या कुछ कहा था, उनसे खास बातचीत की गई है, सुनाते हैं आपको। ये मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में, और जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। मैं एक्चुअली ये सारी चीजें भूल चुका हूँ, मैंने कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की। क्या वो फ्रेंड गॉडविन थे या राहुल राय? हाँ, गॉडविन से मैंने बात की थी, गॉडविन ने हेल्प किया था पुलिस श्रद्धा के पेरेंट्स को भी आपने नहीं, श्रद्धा के पेरेंट्स से मेरी कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। अब बात दिल्ली की उस खबर की जिसने हर किसी को दहला दिया है। घर के ही लाल ने मां बाप समेत घर के 4 लोगों को बेरहमी से मार डाला, और मरने वालों में आरोपी की दीदी, उसकी बहन है। आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया है, और इसकी उम्र महज 25 साल है। नशे की हालत में था, नशे का आदी बताया जाता है, और इसने परिवार के सदस्यों को मार डाला, परिवार के 4 सदस्यों को मार डाला। आरोपी ये केशव, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अपनी मां जो कि 40 साल की हैं, अपने पिता जो कि 42 साल के थे, उनका इसने मर्डर कर दिया, मार दिया। अपनी दादी को मार दिया, अपनी बहन को मार दिया, परिवार के 4 सदस्यों का इसने कत्ल कर दिया। नशे का आदी था, नशे की लत इसको थी, और इसने अपने परिवार के 4 सदस्यों को मार दिया। दिल्ली का हर शख्स इस घटना के बारे में जान रहा है तो वो दहल उठता है, क्योंकि ये घर का ही सदस्य, परिवार के ही बाकी सदस्यों की इसने बेरहमी से हत्या कर दी। नशे का आदी था, लेकिन घर वालों को क्यों मारा यह भी स्पष्ट नहीं। लेकिन बेडरूम से लेकर घर के वॉशरूम तक सिर्फ खून ही खून नजर आया, खून से सना हुआ पूरा घर नजर आया। ये नशे की आदत ने एक शख्स को कातिल बना दिया। चाची थी, ये केशव है और ये उर्वशी है। केशव के चचेरे भाई इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे समझते हैं कि आखिर वारदात किस तरीके से हुई। रवि, कुछ जानकारी मिल पाई है कि आखिर उसने कैसे अपने पूरे परिवार को मार दिया? सर, जो उसने बता रहे हैं, जो बयान दिया उसने वहाँ पर थाने में, उसने बोला कि पहले दादी को मारा गला घोट के। कितने बजे? ये 9:30 के आसपास। उसके बाद चाचा आए जॉब से, फिर चाचा को उसने वहाँ कराया। फिर चाची आई है, चाची को उसने बोला कि चाचा अंदर गए हुए हैं, अभी तक बाहर नहीं आए बाथरूम में। फिर पीछे जाके चाची को गला काटा उसने। फिर बाद में सिस्टर आई है, सिस्टर को जब हल्ला करने लगी ना, वो चिल्लाने लग गया कि क्या कर तूने, तब सिस्टर को मारा उसने। यानी आधे घंटे के अंदर उसने? आधे घंटे में, हाँ, इतना गैप था, बस 15-20 मिनट का इतना गैप था बस। हाँ जी। क्या वजह क्या लग रही है आपको? सर, वजह तो अब क्या बता सकते हो, उसने नशा इतना कर रखा था, उसको होश नहीं था क्या कर रहा है क्या नहीं।
नीचे उतर के भी पुलिस वालों पे चिल्ला रहा था और यहाँ पे बोल रहा था कि क्या तमाशा कर रखा है सारे लोगों ने, ठीक है। और शुरू से उसका मतलब पहले वो 1-2 बार तिहाड़ जा चुका है, नशे का आदी था। नशे में भी ये नहीं कि एक नॉर्मल जो एंजॉय, वो ड्रग्स वगैरह या स्मैक वगैरह आप कुछ भी कह सकते हैं। तो शुरू से ही वो डकैती वगैरह में भी नाम आया था, तो खराब था वो दादी के शय पे दादी छुड़ा लाती थी, तो लास्ट में आज पूरे परिवार को अंजाम भुगतना पड़ा। तो आप ये देखिए, ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी घर के अंदर, और इतनी चालाकी से कि किसी को भनक तक न लगे। लेकिन बहन को जब अंदाजा हुआ तो वो जब चीखने चिल्लाने लगी तो घर से लोग पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और केशव ने अपनी बहन की भी गला रेत कर हत्या कर दी। कैमरामैन अंकित के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली के पालन में बेटा नशे का आदी था, उसने अपने माता, पिता, दादी और बहन का मर्डर कर दिया। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। श्रद्धा का अपने दोस्त के साथ जो आखिरी चैट है वो सामने आया है। अपने दोस्त के साथ श्रद्धा की जो आखिरी बातचीत है, वो जो चैटिंग है वो सामने आ गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें श्रद्धा अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रही है, ये उसका आखिरी चैट बताया जा रहा है। तेजश्री हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगी। तेजश्री, क्या हो रही है आखिरी बात श्रद्धा की और उसके दोस्त की, और ये दोस्त कौन? देखिए, आपको बता दें कि आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव चैट है जिसमें 18 मई के दिन शाम को श्रद्धा ने अपने दोस्त से बातचीत की थी। उस बातचीत में श्रद्धा ने मैसेज में इंस्टाग्राम के जरिए उस चैट में लिखा था कि दोस्त सुनो, मेरे पास एक खबर है। अब वो क्या खबर है, इससे पहले वो बता पाती, उसे नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दिन होगा। 18 मई को उसका आखिरी दिन था जिस दिन उसका कत्ल हुआ। हालांकि उसके दोस्त ने लगभग 6 बजे के करीब 18 मई के ही शाम को पूछा भी कि क्या खबर है, क्या अपडेट है तुम्हारे पास, क्या हुआ है तुमको। लेकिन श्रद्धा ने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया, वो जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि शायद वो इस संदेश का, इस मैसेज का, इस इंस्टाग्राम मैसेज का जवाब देने के लिए मौजूद ही नहीं थी। वो उसका कत्ल हो चुका था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके दोस्त ने लगातार उसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त ने ये बताया कि उसने जब उसे संपर्क साधने की कोशिश की तब श्रद्धा ने ना ही उसका फोन उठाया और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। लगातार इस तरह का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और उसके बाद जब सितंबर का महीना आया तब सितंबर महीने में उसने श्रद्धा के लिव इन पार्टनर यानी कि आफ्ताब को मैसेज भेजा। आफ्ताब को मैसेज भेज के उसने पूछा कि क्या हुआ है, कुछ दिक्कत है क्या, कुछ समस्या है क्या, तुम लोगों में से कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है, श्रद्धा कहाँ है, उसकी चिंता हो रही है। और आप गौर करने वाली बात ये देखिए कि आफ्ताब ने वो सारे मैसेजेस पढ़े लेकिन उन मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया। और साथ ही साथ जब मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो उसी दोस्त ने आफ्ताब को इंस्टाग्राम पर ही ऑडियो कॉल भी किया, लेकिन उस ऑडियो कॉल का भी जवाब आफ्ताब ने नहीं दिया। अब इन सब घटनाओं के बाद उसी दोस्त ने श्रद्धा को कुछ समय बाद दोबारा से संदेश दिया और पूछा कि तुम हो कहाँ, आखिर क्या हुआ है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, कुछ संदेश भी तुम तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन इस सारे चैट्स को पढ़ा तो जरूर गया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। अब इससे क्या साबित होता है, बात सीधी सी यही है बताना क्या चाह रही थी। और हत्या से ठीक पहले का चूंकि ये चैट है, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या खबर, क्या इस बारे में जानकारी मिली? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यही निकल कर आ रही है कि श्रद्धा ने कुल मिलाकर यही कहा था कि आई हैव गॉट सम न्यूज, उसका यही संदेश था। आप इंस्टाग्राम मैसेज पर देखेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी कि उसने अपने मैसेज में क्या लिखा था। उसने अपने मैसेज में यही लिखा था कि आई हैव गॉट सम न्यूज। अब उसे ये किस तरह की न्यूज मिली है ये वही बता सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही देखिए, उसने यही लिखा है, यहाँ देखिए, आई हैव गॉट सम न्यूज। ये क्या न्यूज है, किस तरह की न्यूज है और वो क्या बताना चाह रही थी? क्या 18 मई को आफ्ताब की उसके साथ कोई लड़ाई हुई थी? क्या 18 मई को आफ्ताब ने उसके साथ मारपीट की थी? या फिर वो इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर एक बार फिर से पुलिस के पास जाना चाह रही थी, जैसा पहले भी हुआ था? क्योंकि हमने देखा था कि श्रद्धा के साथ जब मारपीट हुई थी तब श्रद्धा ने एक बार फिर से पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन आफ्ताब ने उसे मना लिया था। इन सभी तमाम चीजों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि श्रद्धा, ये दोस्त कौन है? क्या ऑफिस का कोई फ्रेंड है या फिर श्रद्धा और आफ्ताब का कोई कॉमन फ्रेंड है?
देखिए, एनोनिमिटी की कंडीशन पर उस दोस्त ने हमें यही बताया, हम नाम तो उसका नहीं बता सकते, लेकिन उस दोस्त ने हमें साफ तौर पर इसी बात को बताया है कि वो उसका करीबी दोस्त था, काफी लंबे समय से उसे जानता था, उसके साथ उसकी लगातार बातचीत होती थी, लेकिन फिर भी वो चीज उसे परेशान कर रही थी कि श्रद्धा बात तो कर रही है, लेकिन अचानक उसने बात करना किन कारणों से बंद कर दी। तो यही सबसे बड़ा पहलू उसके मन में था। जब आपने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी आफ्ताब से भी बातचीत होती है, तब उसने यही कहा कि आफ्ताब से बातचीत नहीं होती। ये पहली बार था कि जब श्रद्धा ने किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया, अमूमन वो मैसेज का जवाब दे ठीक है, आप नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास है तेजश्री, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। श्रद्धा की हत्या से पहले उसका आखिरी चैट सामने आया है, जिसमें वो अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं और अपने दोस्त को कह रहे कि मेरे पास आपके लिए खबर है। दोस्त, मेरे पास एक खबर है। श्रद्धा आखिरी चैट में बात कर रही है और ये चैट आज तक के पास है, जिस वक्त आप देख रहे हैं। आप गॉट न्यूज, मेरे पास एक खबर है डूड, ये लिख रहे हैं। और ये तस्वीर, ये वो चैट है। ये दोस्त कौन है, ये दोस्त ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन ये आखिरी चैट श्रद्धा की 18 मई को श्रद्धा का कत्ल कर दिया गया था, उससे पहले आखिरी बातचीत थी। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफ्ताब उसका सोशल मीडिया हैंडल कर रहा था। उसके इंस्टाग्राम, उसका फेसबुक और जो दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या व्हाट्सएप है, वो आफ्ताब इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ये आखिरी चैट आज तक के पास श्रद्धा का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात में आज बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां और रोड शो हैं। इस बीच में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से खास बातचीत की है। आपको ये उनकी खास बातचीत हम दिखाते हैं। गुजरात के चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा जी, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है आपके सामने, इसको किस तरीके से चुनौती के रूप में आप देखते हैं? क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी 2.5 दशक के अंदर सबसे कम सीटों पर जीती थी, यानी कि आप 100 का जो सैकड़ा है वो पार नहीं कर पाए थे। देखिए, सबसे पहली बात तो हिमांशु जी, आप एक बात समझ लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज गुजरात की धरती पर है ही नहीं। यहाँ एक नया शब्द आया है, वो है प्रो इनकम्बेंसी। लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान रखते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका अथाह प्रेम है और अटूट विश्वास है, और गुजरात जिस तरीके से विकास किया है उसको प्रति बारंबार भारतीय जनता पार्टी को और कमल के निशान को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को मोहर लगाने का काम गुजरात ने किया है। अब आपने इस चुनाव के बारे में चर्चा की। मुझे लंबा समय हो गया है राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। यह चुनाव, मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूं जो एक तरफा चुनाव है, और एक तरफा लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। इतने लंबे अंतराल में कई लोग कई तरीके से चुनाव को भटकाने की कोशिश करते हैं। जितना वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही गुजरात की जनता स्पष्ट हो रही है कि उनका हित नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनका हित गुजरात के विकास में है, उनका हित गुजरात को आगे ले जाने में कमल के निशान में है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि यह चुनाव एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कुछ पार्टियां आईं, हल्ला किया, हल्ला करने के बाद उनको गुजरात की जनता ने एक तरीके से नकार दिया, उनकी बात भी नहीं सुनी, और इसलिए स्पष्ट रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। और जहां तक विकास का सवाल है, मैं कई बार गुजरात आता रहता हूं। हर बार आता हूं तो गुजरात में कहीं नया हाईवे दिखता है, हर बार आता हूं तो कहीं नया फ्लाईओवर दिखता है, हर बार आता हूं तो कहीं राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिखता है। जब मैं आता हूं यहाँ पर तो ये गिफ्ट सिटी देखता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब देखता हूं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो विकास के नए नए आयाम हमको दिखने को मिलते हैं। अभी मैं पिछली बार आया था तो एक ऐसे होटल में ठहरा जिसमें पहली बार मैंने देखा अपने देश में कि उसके नीचे एक रेलवे स्टेशन है। तो ये चीजें जो हमको देखने को मिलती हैं वह गुजरात की धरती पर है, और गुजरात के लोगों को विकास में अथाह प्रेम है, मोदी जी में अथाह विश्वास है, अटूट विश्वास है। सर, इतना कुछ देखने को मिलता है इस गुजरात चुनाव के अंदर। ओवैसी साहब की पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। आपको लगता है कि इसका फायदा आपको मिलेगा?
देखिए, हम दूसरे के दृष्टि से अपना फायदा देखते ही नहीं है। ये आए, इनका स्वागत है, गुजरात में टूरिज्म करके चले जाएं, ये जाएंगे, इनको भेज देंगे लोग। आपने बहुत पहले 2 महीने पहले मुझसे पूछा था आम आदमी पार्टी, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं आम आदमी पार्टी का है क्या यहाँ? और 8 तारीख को मैं और आपसे पूछूंगा कि कितने पर जमानत जब्त हुई और कितनी सीटें इनकी साफ हो गई। तो ये बैनर बेस्ड पार्टियां हैं। गुजरात गोवा में भी गए थे तो बीजेपी से ज्यादा बैनर इनके थे। ये उत्तराखंड में गए थे तो आपने मेरे से सवाल पूछा था कि इस बार तो उत्तराखंड में आपसे आपका साफ सफाया हो जाएगा। ऐसा उनका सफाया हुआ कि 69 सीट्स में लड़े और 68 पर जमानत जब्त करके हटे। ओवैसी साहब वो भी आते हैं, घूम करके चले जाते हैं, उनका भी ठीक है। उन्होंने, देखिए, वह एक धर्म आधारित पार्टी है और वो धर्म आधारित विषयों को रखते हैं। और गुजरात की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के मोदी जी के साथ खड़ी होती है। इसलिए उनको कोई यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए, प्रजातंत्र है हिमांशु जी, प्रजातंत्र में ये पार्टियां आती हैं, अपने अपनी बात को कह के जाती हैं। जिस पार्टी में दम होता है, जिस पार्टी के विचार में ताकत होती है, वो खड़ी हो जाती है। आपकी लड़ाई गुजरात चुनाव में किस पार्टी से? यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है। वैसे तो लड़ाई किसी से है नहीं, लड़ाई दिखती ही नहीं है, लेकिन वो पुरानी पार्टी है, कुछ उसके पुराने नेता हैं, वो छिटपुट कहीं पर कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा ही मुझे दिखता है। सर, एक सवाल ये है, इस चुनाव में आपने जो वर्तमान में आपके विधायक थे 44 विधायक, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, पूर्व डिप्टी सीएम हैं नितिन पटेल, भूपेंद्र चूडासमा, ये सारे लोगों की टिकट काट दी आपने। काटी नहीं है, नई जिम्मेवारियों में डाला। ये शब्दावली आपकी है, हमारी नहीं होती। हमारे यहाँ आजीवन कार्यकर्ता होता है और उसका आदर होता है। उन्होंने जीवन भर काम किया है, लंबे समय तक काम किया है, हम आदर के साथ उनको देखते हैं, लेकिन नई जिम्मेवारियों के साथ जोड़ते हैं। अब जगत प्रकाश नड्डा हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं रहेगा ना, इतना तो मुझे मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, लेकिन अंतिम सांस तक पार्टी के लिए काम करेगा। तो हमारे यहाँ जिम्मेवारियां मिलती हैं। अब रूपानी साहब है, उनको पंजाब का इंचार्ज बनाया है, वो इतने आतुर हैं पंजाब के काम की दृष्टि से। हमने कहा भी चुनाव हो जाए, उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे, पंजाब में भी हम फतह करेंगे, अगली बार हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जिनको नई जिम्मेदारी दी है उनमें से ज्यादातर विधायक 1.5 दर्जन जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर रहे हैं। उनकी इच्छा होती है, कुछ लोग वापस ले लेते हैं, कुछ लोग थोड़े दिनों में वापस ले लेंगे। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक लगता नहीं, सब कुछ ठीक है। लगने का सवाल तो तब होना जब गड़बड़ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जीवंत पार्टी है, परिवार है। आपके बेटा आपसे नहीं नाराज हो जाता है, आपका भाई नाराज नहीं हो जाता है तो दूसरे दिन मिल नहीं जाता है, साथ नहीं चलते हैं। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई जब मैं वडोदरा या गया था नांदोड़ सीट पे, तो वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग आ गए हैं, कांग्रेस के ज्यादातर विधायक जो है छोड़ कर आए हैं, उनको टिकट दे दिए भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, हमारी नाराजगी उससे, हमारे हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं बड़ी हुई है। आखिर एक समय में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की है, तो इसमें सोशलिस्ट भी आए हैं, कांग्रेस के लोग भी आए हैं, राष्ट्रवाद जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थे कांग्रेस पार्टी में, उनको नहीं दिखता था कि देश का कोई भला होने वाला है, वो हमारे साथ आए हैं। आखिर बड़ा कैसे हुई है पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी है, और सबको साथ लेकर के समावेश करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के मूल विचार के साथ कॉम्प्रोमाइज किया? क्या हम उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बीजेपी का डाइजेस्ट सिस्टम ज्यादा मजबूत है, पार्टी मजबूत है, तो इसलिए सब कुछ, सारा सिस्टम मजबूत तो होना ही है। सर, एक सवाल ये है, आम आदमी पार्टी का एक आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव आपने गुजरात चुनाव के साथ करा दिए, सोची समझी रणनीति के तहत आपने ऐसा कराया। पहले तीनों एमसीडी को एक करने का प्रस्ताव आपने संसद में लेके आए, फिर चुनाव जो है गुजरात चुनाव के साथ करा दिए, जिससे कि वो कैंपेन ढंग से न कर पाए, क्योंकि उनका कहना है हम छोटी पार्टी, हमारे पास कम संसाधन है। ऐसा है, चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, ये क्या मतलब हुआ? जब हम चुनाव आगे बढ़ाते हैं तो आप बोलते हो कि भाग गए चुनाव से। अब जब हम बोलते हैं आ जाओ चुनाव के लिए, तो बोलते हो कि अब हमारे को मुसीबत में डाल दिए। ये क्या तरीका है सोचने का? आपने कहा एमसीडी यूनाइट की, गृह मंत्री जी और दिल्ली के सांसदों ने पार्लियामेंट की धरती पर जवाब दिया कि नहीं दिया कि क्या साजिश थी? कोई जवाब है आम आदमी पार्टी के पास?
उन्होंने डीलिमिटेशन हुई, डीलिमिटेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, चुनाव नहीं कराना है क्या? तो चुनाव हो गए। तो इसमें ये हर कुछ तुम्हारे अनुसार ही होगा। मैं सैटरडे को चुनाव कराऊं, संडे को नहीं कराऊं, ये क्या मतलब है? ये कोई सोच है? ये कोई तरीका है? मतलब अंपायर भी तुम्हारा, गेम के रूल्स भी तुम्हारे, फुटबॉल टीम भी तुम्हारी और फील्ड भी तुम्हारी, ऐसा थोड़ी ना होता है। लड़ने आते तो खिलाड़ी बन के लड़ो। सर एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल के अंदर मसाज का वीडियो सामने आया है, जो टिकट बेचने के वीडियो सामने आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर रोज मनोहर कहानियां सुना देती है। ऐसा है, क्षमा करिएगा, इस स्तर के नेता इस लेवल पर आप उनको कवरेज देते हैं, मुझे शर्म आती है। आप उनका स्तर देखिए, वो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहते हैं। क्या क्या और क्या तमाशा है। मैं राजनीति में स्वच्छता लाऊंगा, भगवान बचाए ऐसे स्वच्छ लोगों से, भगवान बचाए। अभी मनीष सिसोदिया टीवी पर स्टेटमेंट दे रहा था, कह रहा था शर्म आनी चाहिए आरोप लगाते हुए। उसे शर्म नहीं आ रही है इतना सफेद झूठ बोलते हुए। एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया, दुनिया की आंखों में धूल झोंक दिया, और ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करते हैं, आप कवरेज देते हैं, भगवान बचाए। सर राहुल गांधी है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारत छोड़ो यात्रा के अंदर 2 दिन का विराम लेकर आए थे गुजरात चुनाव में। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम मोरबी पे राजनीति नहीं करना चाहते थे, अभी तक बयान नहीं दिया, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद जो असली दोषी हैं मोरबी के, उनको अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मेरे भी प्रश्न का वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मेधा पाटकर से क्या दोस्ती निभा रहे हो? नर्मदा के पानी को रोकने वाली 15 साल, जिसने सरदार सरोवर डैम को रोका, गुजरात की हितों के साथ अन्याय किया, जो गुजरात के हितों के साथ के खिलाफ लड़ती रही, उसके साथ आप साथ चलने को तैयार होते हैं। राहुल गांधी जी को क्या गुजरात से इंटरेस्ट है? ऐसे लोगों के प्रश्नों का जवाब देने की आवश्यकता है क्या? भारत तोड़ो यात्रा पर निकले, जोड़ों की बात करते हैं, पार्टी जोड़ लें, बहुत बड़ी बात होगी। सर मोरबी की घटना का कुछ इफेक्ट आप देखते हैं इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के प्रति सबका अटूट विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अथाह प्रेम है। सब जानते हैं कि सब चीजों के साथ न्याय करते हुए आगे बढ़ने पर गुजरात को ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। सर एक सवाल ये है, कितनी सीटें आप देखते हैं? क्योंकि पिछली बार आप बहुत नैरो मार्जिन से सरकार बना पाए थे, इस बार कौन सी वो कमियां थी जिनको आपने दूर किया और क्या टारगेट है आपका? मैं हमेशा सारी कमियों को हम सब लोग दूर करते रहते हैं। मैंने तो पंजाब चुनाव में 2012 रिकॉर्ड ब्रेक हम चुनाव जीतेंगे और सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तो सर 149 सीट्स का है यहाँ पर, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और दिल्ली एमसीडी में सर अच्छी तरीके से जीतेंगे। वहां कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। जी, ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमांशु मिश्रा, आज तक। जेपी नड्डा ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, और दिल्ली में भी हम बड़े मार्जिन से अच्छे से जीत रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज के लीक वीडियो पर जुबानी जंग जारी है। बीजेपी ने दावा किया कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज करने वाला कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, बल्कि नाबालिग से रेप का आरोपी है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे? उनका नारा है बदनाम किया है, बदनाम करेंगे। राजनीति बदलने आए थे ना आप, तो पूरा तिहाड़ जेल कंप्रोमाइज कर दिया। इस वीडियो पर तो पिछले 2 दिनों में काफी कुछ कहा जा चुका है, लेकिन इस वीडियो के एक किरदार पर आज जो खुलासा हुआ है, उसने सबको हैरान कर दिया है। बीजेपी के मुताबिक तिहाड़ जेल में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जिस शख्स से कथित रूप से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि नाबालिग से रेप का आरोपी है। ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में। पॉक्सो एक्ट धारा 6 पॉक्सो एक्ट की 376 इंडियन पीनल कोड का और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है।
आरोपों के मुताबिक जैन को मसाज देने वाले का नाम रिंकू है। उस पर नाबालिग से रेप का आरोप है। उस पर पोक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत केस है। 3 दिन पहले तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश का ये वीडियो लीक हुआ था। तब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सफाई देते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन को जेल में गिरने से चोट लगी है। डॉक्टरों की सलाह पर वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। अब ताजा खुलासे के बाद बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को घेर लिया है। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो। जो प्रश्न जनता चीख चीख के पूछ रही थी, ये जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं, मसाज चंपी क्यों चल रहा है, क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं, क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है, इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। सत्येंद्र जैन के मसाज पर ताजा खुलासे के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर सवालों की बौछार कर दी है। बीजेपी ने पूछा है कि पहला, केजरीवाल बताएं कि वो रेप पीड़िता बच्ची के साथ हैं या अभियुक्त के साथ। दूसरा, करप्शन के आरोपी मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल। तीसरा, अगर ये जिम्मेदारी बड़ी लग रही है तो खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे केजरीवाल। बीजेपी के इन हमलों पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और सीधा जवाब देते नहीं बन रहा। ऐसा व्यक्ति जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसके साथ आज जो उजागर हुआ है कि वो ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देता है जो कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त हैं, ऐसे मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ये जिम्मेदारी आपके कमजोर कंधों के लिए बहुत बड़ी है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे, इसलिए हमें वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है, काम किया है काम करेंगे। सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति घूम रही है। वो चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो। आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर चुकी है। कांग्रेस ने तो रेप के आरोपी से मसाज कराने पर सीधे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की महिला विधायकों से जवाब मांग लिया है। मैं आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष 9 की 9 महिलाओं से अब उम्मीद करती हूं तुरंत आइए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पूछिए ये सवाल मनीष सिसोदिया जी से और अरविंद केजरीवाल जी से कि क्यों आप कल से गुमराह कर रहे हैं पूरी दिल्ली और देश को। राजनीति बदलने आए थे ना आप, तो पूरा तिहाड़ जेल कंप्रोमाइज कर दिया आपने। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर पहले ही जेल में प्रोटेक्शन के नाम पर करोड़ों की वसूली का आरोप लगा चुका है। अब ये नया वीडियो और खुलासा। तेरे हाथ पर कोई खून का कतरा तो नहीं, पर सब कहते हैं तुझसे बड़ा कोई कातिल भी नहीं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों के चलते जेल गए थे और अब जैन नए विवाद में फंसते चले जा रहे हैं। दरअसल आरोपों से ज्यादा चर्चा अब उनके मसाज विवाद की हो रही है और रेप के आरोपी से मसाज कराने की हकीकत खुलने के बाद तो आम आदमी पार्टी के लिए बचाव करना भी मुश्किल हो रहा है। मसाज 1, मसाज 2, मसाज 3, मसाज 4। 13 से 21 सितंबर के बीच की ये 4 वीडियो आम आदमी पार्टी के लिए आफत बन गए हैं।
3 रोज पहले जब बीजेपी ने ये वीडियो धमाका किया तो आम आदमी पार्टी ये कहकर मंत्री को पाक साफ बताने लगी कि वो जेल में गिर गए थे, चोट की वजह से उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ी और ये सब कोर्ट के आदेश पर ही हो रहा है। लेकिन मंगलवार को मसाज करने वाले रिंकू का सच सामने आया तो आम आदमी पार्टी के वैसे तीखे तेवर नहीं थे। बीजेपी के मुताबिक रिंकू रेप का आरोपी है। पहले सुनिए कि पिछली बार कैसे मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर करारा हमला बोला था। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? असल में मसाज के ये वीडियो सियासी दायरे में आने से पहले ही कोर्ट में पहुंच चुके थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट में वीडियो दिखाकर दावा किया था कि अपने पद का फायदा उठाकर सत्येंद्र जैन ने जेल में वीवीआईपी सुविधाएं हासिल की। जज को मसाज के ये वीडियो दिखाए गए। हालांकि कोर्ट ने इस फुटेज को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी ये फुटेज लीक हो गई और इस पर सियासी घमासान मच गया। फुटेज लीक पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस भी दिया है। सत्येंद्र जैन ने स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की है। जैन ने कहा कि ईडी ने शपथ पत्र देने के बाद भी फुटेज लीक की। अब सवाल यह है कि जेल मैनुअल क्या कहता है। तिहाड़ जेल के कानूनी सलाहकार और पूर्व प्रवक्ता सुनील गुप्ता कहते हैं, जेल के सेल में टीवी मुहैया कराया जा सकता है, पानी की बोतल भी खरीद कर मंगाई जा सकती है, लेकिन सेल में फिजियोथेरेपी गलत है। पत्नी से 1-to-1 मुलाकात भी अवैध है। बाहर का खाना भी नहीं दे सकते। जैसे वीडियो से पता लग रहा था कि उनकी मसाज जो है एक ऑर्डिनरी जो प्रिजनर है वो कर रहे थे। ये मसाज अलाउड नहीं है। कोई और प्रिजनर आकर मसाज करें अलाउड नहीं है। जहाँ तक फिजियोथेरेपी वाली बात है तो हर एक जेल में फिजियोथेरेपी सेंटर बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे एक्सपर्ट से जो है या जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है या तो वो आपकी मसाज कर सकता है या जो उन्होंने एक्सपर्ट ट्रेंड किए होते हैं उनसे आप करवा सकते हो। अब आपको बताते हैं कि आप और बीजेपी इस मामले को लेकर क्या क्या दलीलें दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है रेप के आरोपी से मसाज कराई जा रही है, जबकि आप इसको फालतू का मुद्दा करार दे रही है। बीजेपी ने नैतिकता का सवाल उठाया तो आपने कहा एमसीडी चुनाव हार रही बीजेपी बौखला गई है। सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और वो 30 मई को गिरफ्तार किए गए थे। पहले उन पर लगे आरोपों की चर्चा थी, लेकिन अब मसाज को लेकर वो सुर्खियों में है। हाल ये है कि इसकी वजह से उनकी जमानत तक खटाई में पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।